नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और सबसे पहले बात करते हैं इस वक्त की एक बड़ी खबर की। खबर यह है कि अब दाल की कीमतों पर भी सरकार एक्शन में आ गई है और राज्यों को स्टॉक की जानकारी देने के निर्देश सरकार की तरफ से दिए गए हैं, केंद्र की तरफ से दिए गए हैं। खासतौर पे तुअर, जिसे अब अरहर दाल भी कहते हैं, अरहर दाल स्टॉक की जानकारी मांगी गई है। इस पर डिटेल जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अमरीश पांडे इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमरीश, बताइए क्या है पूरी खबर। जी मृत्युंजय, लगातार देखा जाता है कि पिछले 2 महीनों से दाल के दाम लगातार बढ़ रहे थे और सरकार की जो मॉनिटरिंग कमेटी थी उसने ये बताया था कि पिछले 2 महीने में जो दालों के दाम में बढ़ने का ट्रेंड है वो लगातार देखा जा रहा है। और सरकार की जो कल की मीटिंग थी उसमें ये अपडेट किया गया था कि अगर इस तरह से दाम बढ़ते गए तो हो सकता है कि त्योहारी सीजन में दाल की एक मैन मेड कमी बनाकर लोग दाम को और ज्यादा बढ़ा दें। और इसी के मद्देनजर सरकार ने आज राज्यों को यह डायरेक्टिव जारी किया है कि वो अपने अपने स्टेट्स में, अपने अपने यूटीज में जो तुअर दाल का स्टॉक है विशेष तौर पर उसका अपडेट करें। जो सरकार का पोर्टल है, जो कंज्यूमर अफेयर्स का पोर्टल है, उस पोर्टल पर जितनी भी जानकारी है, आज की स्टॉक की जो जानकारी है वो तत्काल प्रभाव से दें। इसके अलावा हर हफ्ते वो जानकारी अपडेट की जानी जरूरी होगी, ये सरकार ने उस डायरेक्टिव में साफ साफ कहा है। सरकार ने यह भी कहा है कि जिस तरह का ट्रेंड देखा जा रहा है उसमें कुछ इलाकों में, मसलन महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक जैसे कुछ इलाकों में ये जानबूझकर दाल की कमी बताकर वहां पे दाम बढ़ाए गए हैं, ऐसा देखने को मिला है। इसी के मद्देनजर सरकार ने यह फैसला लिया है। इसके अलावा सरकार ने यह जरूर आश्वस्त किया है कि त्योहारी सीजन में हम किसी भी तरीके से दाल या उसके किसी भी स्टॉक की कमी नहीं होने देंगे। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि 38 लाख टन का सरकार के पास बफर स्टॉक है और अगर कभी भी लगता है कि दाम एक तय सीमा से ज्यादा बढ़ गए तो सरकार उनको 38 लाख टन का ये जो स्टॉक है, बफर स्टॉक है, वो खुले बाजार में रिलीज करेगी ताकि दामों को तेजी से बढ़ने से रोका जा सके और कीमतें नियंत्रित रखी जा सके। जी मृत्युंजय, ये एक बहुत महत्वपूर्ण खबर इस वक्त आप देख पा रहे हैं जी बिजनेस पर। दाल कीमतों पर सरकार एक्शन में आ गई है, स्टॉक की जानकारी मांगी गई है। क्या इनपुट, एक तो आपने बताया कि ऊंची कीमतों पर दालें बिक रही थी स्टॉक की कमी बताकर, क्या इनपुट सरकार को मिले हैं जिसके आधार पर ये फैसला या ये निर्देश सरकार की तरफ से दिए गए हैं? अमरीश, मृत्युंजय, सरकार की जो कमेटी है प्राइस मॉनिटरिंग कमेटी, उसने 3 मुख्य बिंदु चयनित किए हैं, जिसमें कि पहला बिंदु ये था कि जो कमेटी है प्राइस मॉनिटरिंग कमेटी, उसने 3 मुख्य बिंदु चयनित किए हैं, जिसमें कि पहला बिंदु ये था कि कुछ इलाके जहां पर जानबूझकर स्टॉक की कमी बताई गई थी, मसलन वो इलाके हैं उत्तर प्रदेश के, कर्नाटक के और महाराष्ट्र के। यहाँ पर जानबूझ के कहा जा रहा था कि पीछे से स्टॉक नहीं आ रहा है, इस वजह से दाल का स्टॉक नहीं है, या तो आप कोई और दाल ले लीजिए या फिर जो हमारे पास स्टॉक है वो इस कीमत पर उपलब्ध है। पहला कारण ये देखा गया। दूसरा कारण ये था कि मानसून की वजह से कई इलाकों से सप्लाई का क्रंच हो गया था, इस वजह से कुछ जगहों पे दाम बढ़े थे। और तीसरा और प्रमुख कारण जो सरकार को नजर आया था वो ये था कि पिछले 2 महीने में एक ट्रेंड है कि कुछ चीजों के जैसे दाम बढ़ना शुरू हुए थे तो धीरे धीरे होर्डिंग बढ़ गई थी और उस वजह से शायद जानबूझकर कीमतें धीरे धीरे एक लेवल को क्रॉस कर गई थी। जो सरकार का जो कंफर्ट लेवल है उस लेवल को क्रॉस करती हुई दिख रही थी। और जो कल एक बड़ी बैठक हमने बताया था अपने दर्शकों को कि कल सरकार ने एक बड़ी बैठक की थी, उस बैठक में इस बात की रिपोर्ट पेश की गई थी कि जो तमाम खाने पीने की चीजें हैं उनमें जो ट्रेंड है दामों के बढ़ने का वो देखा जा रहा है। और विशेष तौर पर एक एडिशन उसमें है दाल का, और दाल की कीमतें जो है जानबूझकर कुछ इलाकों में बढ़ाई जा रही है और कुछ इलाकों में मौसम की वजह से बढ़ी है, उसको ध्यान में रखते हुए सरकार ने निर्देश जारी किए हैं। हाँ, ये अमरीश ने बहुत महत्वपूर्ण खबर बताई है और इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं इंडियन पल्सेस एंड ग्रेन एसोसिएशन के प्रेसिडेंट विमल कोठारी। विमल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अभी अभी हमारे संवाददाता अमरीश जी खबर दे रहे हैं कि दाल पर भी सरकार एक्शन में आ गई है और राज्यों को स्टॉक की जानकारी देने के निर्देश दिए गए हैं, खास करके अरहर दाल की। क्या वाकई दिक्कत है सर ग्राउंड पर? क्या वाकई अरहर में कुछ सप्लाई की कमी बताई जा रही है? देखिए, सरकार जो तुअर का जहाँ तक सवाल है, सरकार के आंकड़े ही बता रहे हैं कि सोइंग में इस बार कमी है। हमारे ट्रेड रिसोर्सेज भी बता रहे हैं कि इस बार जो बुआई है उसमें कमी आई है, क्योंकि जून महीने में नॉर्मली जो सोइंग होती है उसमें बारिश नहीं हुई, तो जितनी पकड़ बाद में आनी चाहिए थी सोइंग में वो नहीं हुई है, तो इसकी वजह से थोड़ी सोइंग की कमी है। और लगभग ट्रेड का ऐसा मानना है कि कम से कम 20% की कमी रहेगी। हालांकि सरकार के जो आंकड़े वो बता रहे हैं कि लगभग 8 से 10% तुअर की सोइंग में कमी है। तो इसकी वजह से ऐसा लग रहा है कि तुअर में कुछ कंसर्न रहेगा। हमारी मीटिंग भी हुई थी 2-3 हफ्ते पहले कंज्यूमर अफेयर्स में, हमने भी ये कंसर्न उनको बताया था कि ऐसा कंसर्न है। हालांकि
ये है हमारे, हम बात कर रहे हैं जो हमारी नई खरीफ क्रॉप है उसके सोइंग की। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अभी अफ्रीका में अभी इस महीने से अभी हार्वेस्ट शुरू हो गया है और इस महीने से शिपमेंट शुरू हो जाएंगे। तो अफ्रीका में एक लगभग 6 से 7 लाख टन तुअर हमारे यहाँ आएगी। सरकार ने तुअर को ओजीएल में रखा है 31 मार्च तक। ओके, ठीक है। तो ये आपकी राय इस खबर पर, और इस खबर पर हमारी नज़र आगे भी बनी रहेगी। जो भी एक्शन होगा हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। बहुत शुक्रिया बिमल जी आपका, अमरीश आपका, इस खबर को पहुंचाने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अब इस वक्त एक नई खबर ये आ रही है कि खुदरा महंगाई के आंकड़े आए हैं 6.8%। जो जुलाई में जो खुदरा महंगाई दर के आंकड़े हैं वो 6.8% हैं, और जब जून में आंकड़े आए थे तो तब 7.01% था। मतलब जून के मुकाबले जुलाई के महीने में महंगाई में कमी आई है, और ये महंगाई दर घटी है 7.01% से घटकर 6.71% जुलाई के महीने में महंगाई रही है। ये आंकड़ा अभी हम आपको बता रहे हैं। और जुलाई में खुदरा महंगाई दर के आंकड़े, ताज़ा आंकड़े इस वक्त आप देख पा रहे हैं कि 6.71%। ये ताज़ा आंकड़ा इस वक्त आप जुलाई महंगाई के देख रहे हैं। जून में 7.01% महंगाई थी। और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ अदिति नायर जुड़ रही हैं। अदिति जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पहला सवाल तो मेरा आपसे यही होगा कि 6.71% के महंगाई के आंकड़ों पर आपका पहला रिएक्शन क्या है? अच्छा, लगता है हमारा संपर्क अभी नहीं हो पा रहा है। हम दोबारा उनसे जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और इस बीच आपको बता दें कि महंगाई को लेकर जिस तरह से लगातार दुनिया भर में चिंता बनी हुई है, यूएस में 40 साल की ऊंचाई पर है महंगाई, और इंडिया में भी आप देखिए कि जब महंगाई के आंकड़े बढ़ने लगे थे और बहुत ज़्यादा महंगाई को लेकर चिंता बढ़ने लगी थी, तो आरबीआई ने भी कई बार कदम उठाए, ब्याज दरें बढ़ाई हैं। और अब सप्लाई साइड से भी धीरे धीरे अच्छी खबरें आने लगी हैं। तेलों की सप्लाई बढ़ी है, बाकी मोर्चे पर थोड़ी बहुत राहत की खबर आई है। लिहाजा उसको देखते हुए ये कमी हम महंगाई के आंकड़ों में इस वक्त देख पा रहे हैं। शहरी महंगाई दर 6.49% पर पहुंच गई है, 6.92% से घटकर। तो ये हम आपको बता रहे हैं महंगाई के आंकड़े इस वक्त हमारी स्क्रीन पर। और शहरी महंगाई दर 6.92% से घटकर 6.49%। ये मंथ ऑन मंथ, मतलब पिछले महीने के मुकाबले के आधार पर हम ये बता रहे हैं। जून के मुकाबले ये आंकड़े हम आपको दिखा रहे हैं कि महीने दर महीने क्या महंगाई के आंकड़े यहाँ पर बदले हैं, कितनी कमी आई है, ये हम आपको डिटेल में बता रहे हैं। हमारे साथ अदिति नायर जुड़ चुकी हैं। अदिति जी, बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। पहला रिएक्शन आपका क्या होगा मैम महंगाई के इस आंकड़ों पर? देखिए, बिल्कुल इन लाइन विद एक्सपेक्टेशंस है। हमारा 6.6% का आंकड़ा था और ये 6.7% पे आया है, तो मैं कहूँगी बिल्कुल एक्सपेक्टेड लाइन पे है। अगले दो प्रिंट्स भी हम रफली थोड़ा बहुत ऊपर नीचे देख रहे हैं, क्योंकि थोड़ा क्या कहते हैं बेस इफेक्ट्स कुछ महीनों में रहेंगे। ब्रॉडली आगे जाके सबसे बड़ा पॉजिटिव है जो कमोडिटी प्राइसेस में करेक्शन आई है ग्लोबली। उसकी वजह से हमें लगता है कि शायद इस क्वार्टर में चाहे डाउनवर्ड रिविजन ना हो, थोड़ी स्टिकीनेस हो, बट अगर Q3 तक सस्टेन करता है तो फेस्टिव सीजन के अराउंड थोड़ा सा प्राइसेस में हमें लगता है कि करेक्शन आ जाएगी। ऑन दी अदर हैंड जो राइस की सोर्स में काफी डबल डिजिट कॉन्ट्रैक्शन चल रही है पिछले साल के कंपैरिजन में, एक तो ये बड़ा फैक्टर है जो वॉच करना पड़ेगा। दूसरी चीज, किस तरह से सर्विसेज में मोमेंटम बनता है इन्फ्लेशन का, अब वो देखना पड़ेगा, क्योंकि सर्विसेज की डिमांड काफी स्ट्रॉन्ग है। राइट। अच्छा मैम, एक बात आपसे और मैं पूछना चाह रहा हूँ कि अब ये तो हम अभी देख रहे हैं कि हाँ धीरे धीरे महंगाई में कमी आ रही है, लेकिन क्या इस महंगाई के कम होने की रफ्तार ऐसी ही रहेगी धीरे धीरे वाली, या आगे ये रफ्तार थोड़ी और बढ़ सकती है? मतलब आगे शार्प फॉल हम देख सकते हैं? देखिए, हम इस क्वार्टर में ब्रॉडली आई विल से कि 6.7 से 7% के प्रिंट्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अगले क्वार्टर में हमें लगता है कि 6.3% के नीचे के प्रिंट्स आएंगे। तो अगले क्वार्टर में हमें लगता है कि ज्यादा शार्प करेक्शन होगी। बेस इफेक्ट्स की वजह से मैं ये रूल आउट नहीं कर रही कि अगले एक दो प्रिंट्स थोड़े ऊपर भी जा सकते हैं। अच्छा, ओके। अच्छा मैम, आपके हिसाब से सबसे ज्यादा महंगाई किस मोर्चे पर कम हो सकती है?
देखिए, अगर हम गुड्स की बात करें तो वहाँ पे तो गुड न्यूज़ वही है कि कमोडिटी प्राइसेस में ग्लोबली थोड़ा करेक्शन आया है। और अगर हम फूड प्राइसेस में देखें तो बहुत मिक्स ट्रेंड है। कुछ चीज़ों में सप्लाई बेटर होने की वजह से, ग्लोबली इश्यूज कम होने की वजह से, गवर्नमेंट की ड्यूटी कट्स की वजह से हमने देखा है कि प्राइसेस कम हुई हैं। टमाटर के भाव, एडिबल ऑयल्स। लेकिन अब जैसे मैं कह रही थी, मॉनसून बहुत अनइवन रहा है और अभी तक राइस की सोइंग में बहुत बड़ा गैप है पिछले साल के कंपैरिजन में। आगे जाके हमें मुश्किल लग रहा है कि वो गैप पूरा हो पाएगा। तो थोड़ा मिक्स ट्रेंड है फूड की आइटम्स में, और ये एक स्टिकीनेस ओवरऑल इम्पार्ट करेगा। कितनी जल्दी हमारा डाउन ट्रेंड आएगा हाँ। सीपीआई इन्फ्लेशन। ओके, ठीक है। तो ये राय आपकी ओवरऑल महंगाई के ऊपर है कि आप कह रही हैं कि महंगाई के। अच्छा, एक बात मैं आपसे और पूछना चाह रहा हूं मैम कि महंगाई में जो कमी आ रही है, इसको देखते हुए क्या आरबीआई का भी स्टांस कुछ बदल सकता है? उस पर आपका टेक क्या है? देखिए, हमारा तो यही व्यू है कि आगे जाके एक तो बहुत ही डेटा डिपेंडेंट कॉल आएगी एमपीसी की तरफ से। जब तक 6% के नीचे के प्रिंट्स बिल्कुल ही नियर सर्टेनिटी नहीं बन जाते, तब तक तो रेट हाइक चलेगी। और हमारा जो प्रोजेक्शन है सीपीआई इन्फ्लेशन का, उसके बेसिस पे हमें लगता है कि सितंबर में एक और रेट हाइक तो होगी ही होगी, लेकिन 50 बेसिस पॉइंट की नहीं होगी, 10 to 35 बेसिस पॉइंट की होगी, डिपेंडिंग ऑन क्या उस समय लग रहा है आउटलुक। ये जो 2-3 फैक्टर्स मैंने मेंशन किए, उनकी कितनी कंसर्न ब्रॉडली बन रही है। उसके बाद हमारे हिसाब से तो दिसंबर की पॉलिसी में एक पॉज आएगा, बट ऑब्वियसली एज आई सेड, एमपीसी आगे जाके बहुत ही डेटा डिपेंडेंट रहेगा। ओके, बहुत शुक्रिया मैम आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और महंगाई के आंकड़ों पर बात करने के लिए। बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करते हैं कि आज के मार्केट में आपको करना क्या है। और हमारे साथ राजीव कपूर हैं ट्रस्ट लाइन के, भाविक पटेल हैं ट्रेड बुल्स के। आप दोनों का बहुत स्वागत है। राजीव जी, पहला सवाल मेरा आपसे ये होगा कि आज शाम के कारोबार में गोल्ड का मार्केट आपको कैसा दिख रहा है और गोल्ड में करना क्या चाहिए? गुड इवनिंग मृत्युंजय जी, आपको, पूरे जी को और हमारे सारे सभी दर्शकों को आजादी के शुभ दिवस की शुभकामनाएं। मृत्युंजय जी, मुझे लगता है साइडवेज टू बेयरिश ट्रेंड रहना चाहिए गोल्ड का। मतलब बाजार जो है थोड़ा हल्का हल्का नीचे ही रखना चाहिए, तो उछाल पर बिकवाली की सलाह रहेगी। लगता है बाजार एक बार 52,100 तक नीचे में गोल्ड का। हालांकि ये प्रोस्पेक्ट सिर्फ एक दो दिन के हिसाब से ही है, अदरवाइज लॉन्ग टर्म आउट करेंगे। थोड़ा सा मुझे है आज के लिए 52,350 पर 52,000 वापस रखा, 52,100। ठीक है, ठीक है। भाविक जी, आपका व्यू सर? गोल्ड में बहुत ही रेंज का ट्रेड हो रहा है, महज 13 रुपए ऊपर है, 52,350 के आसपास। आपके हिसाब से गोल्ड में क्या करना चाहिए इस वक्त? गुड इवनिंग मृत्युंजय जी। देखिए, 7:30 बजे कंज्यूमर सेंटीमेंट का डेटा है, तो थोड़ा एक्सपेक्टेशन है कि अच्छा आएगा, तो शायद गोल्ड को थोड़ा बूस्ट होगा। अदरवाइज मुझे भी लग रहा है कि आज रेंज बाउंड ट्रेड ही रहेगा। और आई थिंक 1780 के नीचे अगर कॉमेक्स में जाता है तो हमें शायद बिकवाली दिख सकते हैं, बट जब तक 1780 ब्रीच नहीं करता, अभी 1800 के करीब है रेजिस्टेंस के, तो शायद अपसाइड आ सकता है। तो आई थिंक 50,050 के नीचे ही अगर जाता है तो ही मुझे लग रहा है कि सेल कर सकते हैं। तो थोड़ा डिप आता है 52,200 तो बाय कर सकते हैं, 52,500 अपसाइड भी बहुत लिमिटेड है, और स्टॉप लॉस रख सकते हैं 52,050। और 52,000 ब्रेक करता है तो मुझे लग रहा है कि हमें आज बिकवाली देखने को मिल सकती है। तो ये राय आपकी है गोल्ड पर। 52,500 के टारगेट के लिए आप 52,200 पर बाई कर सकते हैं। 52,372 का ताजा भाव गोल्ड का है। चांदी में आज शाम के लिए राजीव जी आपके हिसाब से क्या किया जाए? सिल्वर में मृत्युंजय जी, सेम जो गोल्ड वाली स्ट्रेटेजी है, सेम उसी स्ट्रेटेजी पे चलना है, उसी तर्ज पे काम करना है। 58,600 के आसपास इसकी बिकवाली कर सकते हैं, 59,000 का प्रॉफिट रखना है, और बहुत छोटा लक्ष्य रहेगा 58,000 से 57,900 का। बट ओवरऑल जो ट्रेंड है, अगर मैं पोजिशनल बेस की बात करूं लॉन्ग टर्म पॉइंट के व्यू से, तो 58,000 के आसपास खरीदारी भी कर सकते हैं। ओके, तो 58,000 के आसपास आप कह रहे हैं कि बाइंग एक बार चांदी में फिर से बनती है।
टारगेट क्या बताया सर आपने राजीव जी चांदी पर? मृत्युंजय जी अभी तो आज इंट्राडे के लिए तो 58,600 पर बेचना है। अच्छा अच्छा। 58,000 के स्टॉप लॉस से और 57,900 से 58 का टारगेट रखना है। अदरवाइज पोजिशनल बेसिस पे अगर थोड़ा छोटी क्वांटिटी में एक्यूमुलेट अच्छा। किया जाए तो 58 और 57,500 के बीच खरीद के चलना है। ओके। और 60,500। अच्छा अच्छा ठीक है। तो अभी बिकवाली की रहा है 58,600 पे, 57,900 के टारगेट के लिए 58,000 के आसपास आपको भाव दिख जाए तो वहां पर आप फ्रेश बाइंग चांदी में कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं क्रूड पे। क्रूड का मार्केट भी बड़ा ही रेंज में हमने देखा था, उसके बाद आज देखिए कच्चे तेल में एक बार फिर से गिरावट बढ़ती हुई दिख रही है। 1.25 से 1.5% के आसपास की गिरावट क्रूड में ओवरऑल दिख रही है। अभी 7400 पर है एमसीएक्स पर कच्चा तेल। भाविक जी क्रूड और लुढ़केगा आज, बेचना चाहिए क्रूड? जी मुझे जरूर से लग रहा है। आई थिंक एमसीएक्स में जब तक 7650 के ऊपर नहीं जाता तब तक मैं अभी भी मुझे लग रहा है कि लॉन्ग पोजीशन थोड़ा वनरेबल ही रहेगा। तो आई थिंक 7650 के ऊपर जब तक नहीं जाता तब तक पोजिशनली आप सेल एंड राइज की रणनीति रखनी चाहिए। और इंट्राडे मुझे लग रहा है कि 7460 7470 के करीब अगर आता है तो शॉर्ट कर सकते हैं 7200 के टारगेट के लिए, और इंट्राडे स्टॉप लॉस रख सकते हैं 7550 का। ठीक है, ओके। तो ये रहा कच्चे तेल पर। अब हम शुरू करते हैं सवाल और जवाब। पहला सवाल है जयेश पटेल का, पूछिए पटेल साहब। अरे सर मैं पूछ रहा होता एक कस्टर चीज मैंने बाय कर रखा है सितंबर वायदा, वो अभी ये ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा? किस भाव पर बाई किया है सर आपने? मैंने 7450 में सर। 7450 पे आपने कैस्टर का सितंबर का वायदा बाई किया है। अभी मार्केट आपके लेवल से 45 रुपए के आसपास नीचे है। भाविक जी क्या इनको रुकना चाहिए? दाम बढ़ेंगे एक बार फिर से कैस्टर के? जी शॉर्ट टर्म में तो अच्छा ही लग रहा है, क्योंकि 3-4 दिन से अगर देखें तो कंसिस्टेंटली अप ही जा रहा है। हालांकि अपसाइड मुझे लग रहा है कि 75 से 7520 ही होगा, तो उनका अपसाइड लिमिटेड रहेगा। तो मैं कहूंगा कि 7350 के स्टॉप लॉस से आपकी पोजीशन होल्ड कीजिए, बट 7550 या 7520 के 30 के करीब आता है तो एक बार प्रॉफिट बुक कर लीजिए, क्योंकि 7550 के ऊपर जाने की अभी संभावना कम है। ठीक है, नेक्स्ट कॉलर सुभाष हैं, पूछिए सुभाष जी। गोल्ड पे मेरा सवाल ये है कि पहले 53,500 जाएगा या 52,500 आएगा? अच्छा, पहले 53,500 या पहले 52,500 के तो सर ऑब्वियस है कि पहले तो 52,500 ही जाएगा, तब 53,500 जाएगा। क्योंकि 53,500 क्या दोबारा पूछें आप? पहले 53,500 या 51,500? हाँ ये बात हुई, पहले 53,500 या 51,500। बताइए राजीव जी। देखिए मृत्युंजय जी, अगर 51,500 बाजार जाएगा तो एक अच्छा ब्रेकडाउन देखने को मिलेगा मार्केट में, और फिर वहां से मुझे लगता है कि 53 तो दूर हो जाएगा थोड़ा सा, और नीचे में फिर 50,800 और 51 तक आ जाएगा। तो 51,500 के नीचे तो वैसे ही गोल्ड मेरे को लग रहा है खराब हो जाएगा। अदरवाइज 52,600 के ऊपर जल्दी चलेगा तो 53,500 पहले देखने को मिलेगा। ओके ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि ठीक है, लेकिन ये थोड़ा गोलमोल जवाब हो गया राजीव जी। मतलब अगर अगर आपसे यही पूछा जाए कि पहले 51,500 या 53,500, तो एक लाइन में क्या जवाब? मृत्युंजय जी ये तो भगवान ही है, आंसर दे सकते हैं। तो लेवल आप तो भगवान ही है सर कमोडिटी मार्केट के, आप ही लोग तो बताते हैं कहाँ जाएगा मार्केट, नहीं जाएगा। मृत्युंजय जी 51,500 इम्पोर्टेंट लेवल है और ऊपर में 52,600 है, तो दोनों को जब क्रॉस करेगा तभी उसी तरफ की रुख देखने को मिलेगी। अभी सब कुछ है कि किस डेटा है। चलिए, तो मतलब कुछ क्लियर बात नहीं आ रही है सामने, और बात भी ठीक है कि पता नहीं, ये तो कहना बड़ा मुश्किल होता है कि पहले एग्जैक्ट लेवल कौन सा टच करेगा, लेकिन ठीक है एक ट्रेंड है, उसको फॉलो कर सकते हैं आप। नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ जय पटेल हैं, पूछिए पटेल साहब। सर नमस्कार। नमस्कार, पूछिए। सर मैंने 58 पे कॉपर के 3 लॉट शॉर्ट किए थे सर, तो अभी मार्केट एकदम साइडवेज चला गया है, तो अभी क्या करूं सर? किस भाव पर बेचा था सर आपने? 658। 650 पे, ओके ठीक है। तो क्या व्यू है आपका भाविक जी? 650 पर इन्होंने कॉपर में बिकवाली की है, क्या करना चाहिए अभी इनको? देखिए आई थिंक 658 मतलब उन्होंने 2 दिन पहले कॉपर में शॉर्ट किया था और उसके बाद हमने रैली देखने को मिलती है। हालांकि उनके लिए एक अच्छा न्यूज है कि आज 3:30 बजे जो चाइना का न्यू लोन का डेटा है, वो एक्सपेक्टेशन था कि 1200 बिलियन युआन वो लोग नए लोन लेंगे, पर उससे आधा मतलब 679 बिलियन युआन ही दिया है। तो इस हिसाब से सारे बेस मेटल्स में हमने एक शॉर्ट देखने को मिला है, क्योंकि
आगे जाके एक्सपेक्टेशन है कि नई लोन नहीं देंगे तो नए कॉन्ट्रैक्ट नहीं देंगे तो डिमांड नहीं होगी। तो आई थिंक उनको अपनी पोजीशन होल्ड कर सकते हैं। आज के दिन के स्टॉप लॉस है जो 685 है, तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं अगर 660 भी आता है तो वो निकल जाइए, क्योंकि ज्यादा मंदी मुझे नहीं लग रही, बट हाँ लॉस कम हो सकता है, तो 660 पे निकल जाइएगा। ठीक है, अगला सवाल है अनिल कुमार का। पूछिए अनिल जी। सर हाजिर में सरसों और चना बढ़ा है, क्या होगा सर इसका? हाजिर में सरसों और चना बढ़ा है, अच्छा आपके पास है, अच्छा पड़ा है आप कह रहे हैं, ठीक है। तो राजीव जी रखना चाहिए क्या यहाँ अभी मस्टर्ड और चने का स्टॉक? आगे दाम कुछ बढ़ने की उम्मीद आपको दिख रही है? मृत्युंजय जी थोड़े दाम बढ़ने की उम्मीद लग रही है। उसके पीछे इम्पोर्टेंट कारण है, जिस तरह से आपने आज बताया कि गवर्नमेंट भी थोड़ा सा ऐसा हिदायत करे कि पल्सेस के प्राइस को कंट्रोल रखा जाए और उसमें बहुत ज्यादा बढ़त ना रहे। बट मुझे लगता है कि पैसिव डिमांड के कारण थोड़ा सा मार्केट मजबूत रहेगा और सपोर्ट रहेगा, थोड़ी मुझे रिकवरी दिखती है यहाँ से। ओके ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा मेटल में भी हमने कॉपर की बात की, लेकिन जिंक, लेड और एल्युमिनियम ये 3 काउंटर अभी आपको ट्रेड के लिहाज से कैसे दिख रहे हैं भाविक जी? आई थिंक तीनों में देखे बिकवाली, जैसे 3:30 बजे चाइना का डेटा है तो शार्प हमने फॉल देखने को मिला था, और आई थिंक लास्ट 8 वीक से हमने देखा है कि सारे बेस मेटल कॉन्स्टेंटली अप जा रहे थे, तो थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग एक्सपेक्टेशन था, और ये रीजन से आज मुझे लग रहा है कि काफी अनवाइंडिंग हो सकती है लॉन्ग पोजीशन की। तो मेरा टॉप पिक रहेगा एल्यूमिनियम सेल कॉन्ट्रैक्ट, अगस्त का कॉन्ट्रैक्ट जो 218 के करीब है, तो वो शॉर्ट कर सकते हैं 212 के टारगेट के लिए, और 221 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। ठीक है, सुभाष हैं आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस पर, पूछिए सुभाष जी। सर नेचुरल गैस पे राय चाहिए, 665 रुपए पे सेल किया हुआ है। 665 पे आपने बेचा है? जी सर। और मार्केट है 687 पे, मतलब आप नुकसान में हैं अभी। तो भाविक जी क्या अभी मतलब क्या किया जाए इनके लिए, क्या ठीक रहेगा अभी? देखिए नेचुरल गैस बहुत ही वॉलेटाइल काउंटर है, तो इसमें थोड़ा रिस्क भी ज्यादा रहता है, या स्टॉप लॉस भी अगर देखें तो थोड़ा लंबा ही देना पड़ता है, क्योंकि इंट्राडे में अगर 2 या 5 रुपए का देंगे तो वो तो 1 से 2 मिनट में चला जाएगा। आई थिंक कल का जो हाई था 705 का, आई थिंक वही आप स्टॉप लॉस रख के होल्ड कर सकते हैं, और मुझे लग रहा है कि 666 तक नीचे आ सकता है, वो पोजीशन ओपन रख सकते हैं। तो 666 पे आप प्रॉफिट बुक कर लीजिए और स्टॉप लॉस रखिए इंट्राडे 705 का। ठीक है, नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ शिव शंकर हैं दिल्ली से। पूछिए शिव शंकर जी। जी ये चांदी जो है नेक्स्ट वीक में 56,000 हो जाएगी नीचे में? अगले हफ्ते 56,000 तक भाव। अच्छा, तो आप कह रहे क्या मतलब 2,500 रुपये तक चांदी के दाम गिर जाएंगे क्या? क्या लगता है राजीव जी आपको, गिर सकते हैं? तो जी अभी अगले हफ्ते में तो मुझे लगता नहीं इतने प्राइसेस नीचे आने चाहिए। अगर हम आंकड़ों की बात भी करें, मतलब आर्थिक आंकड़े जिस तरह के आ रहे हैं, महंगाई की जैसे आज इंडिया के महंगाई के आंकड़े आए, थोड़ी घटत देखने को मिली, अमेरिका के महंगाई आंकड़ों में घटत देखने को मिली, तो ऐसे सेंट्रल बैंक्स को इंटरेस्ट रेट बढ़ाने का थोड़ा सा उसमें उम्मीद कम होकर उसके रहते मुझे लगता है बेनिफिट मिल रहा है। ठीक है, और ज्यादा करेक्शन नहीं लगती नीचे में, नीचे में 57.5 तक आ जाए, बट अभी 56 नहीं दिखता। ओके, नेक्स्ट कॉलर आलोक है यूपी से। पूछिए आलोक जी। सर मुझे पूछने से पहले आपको एक सुझाव देना अगर कहें तो मैं दे दूं। जी बोलें सर। सर पहली चीज तो ये कि जो एक्सपर्ट्स आते हैं कम से कम इनकी 70% तो इनका कंफर्मेशन सही होना चाहिए, इस चीज का ध्यान दीजिए। दूसरी चीज, इनसे दूसरे दिन अगर इसकी पुष्टि हो तो ज्यादा बेहतर है। दूसरी चीज सर, अगर जैसे किसी एक चीज को लेके आप पूरा समय देते हैं तो उसको एक अलग टाइम लाइए, हम लोग बहुत वेट करते हैं। और तीसरी महत्वपूर्ण चीज सर ये है कि मशीनरी खराब है, आपकी बहुत अच्छी है, इन लोग की खराब है, इन लोग की आवाज क्लियर नहीं आती। अच्छा, धन्यवाद अगर आपको मेरी बातें बुरी लगी, मैंने कई लोगों के बातें। देखिए हम तो फीडबैक का स्वागत करते हैं। अगर आपको आवाज एक्सपर्ट की साफ नहीं आती है तो एक बार और कह चुका हूँ, अगर बदलाव कर देते कम लोग, इन लोग का कंफर्मेशन 70% अगर हो जाता, सिर्फ टाइम पास करके चले जाएंगे तो हम लोग कैसे आगे काम करेंगे? ये तो सुझाव हुआ सर, सवाल कुछ आपका सुझाव पर तो अमल करेंगे हम, लेकिन सुझाव मतलब नहीं है, सवाल तो कई लोग पूछते हैं उसी में हमको सुनाई पड़ जाता है। अच्छा, सुझाव इसलिए जरूरी था। ठीक है, देखिए चलिए ठीक है, ये आपके सुझाव पर तो देखिए हम लोग तो ऐसे फीडबैक लेते रहते हैं, हमारी कोशिश रहती है, जो हमारे एक्सपर्ट होते हैं वो भी बहुत मेहनत करके रिसर्च निकालते हैं। और आप जो कह रहे हैं 70%, पता नहीं क्या, अब कई बार तो 80-90% तक कॉल हमारे एक्सपर्ट की ठीक होती है, सही होती है। आप किसी एक कमोडिटी को लेकर या फिर
किसी एक बात को लेकर अगर आप कहीं से आपने सुना है तो ठीक है, लेकिन ये तो हमारी ये कोशिश रहती है, हमारे जो एक्सपर्ट हैं उनकी कोशिश रहती है कि आपको सही कॉल दी जाए। बहुत शुक्रिया राजीव जी आपका, भाविक जी आपका जुड़ने के लिए, बताने के लिए कहाँ पर कमाई के मौके बढ़ेंगे।